हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी अगर थंबनेल को देख रहे होंगे तो समझ जाइए कि आज आप एक टेस्ट देने वाले हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। किस लिए? प्रीलिम्स के लिए। कौन सा? आईपीएस एएफओ 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसका एग्जाम डेट जो है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त को आपका पेपर होना है प्रीलिम्स का। यहाँ पर एग्रीकल्चर से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का। तो उसी के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे 25 क्वेश्चन लाया गया है आईपीएस एएफओ के पैटर्न पर ही। भले यहाँ पर ऑप्शन आपको 5 नहीं दिया जाएगा, 4 ही ऑप्शन है, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है। तो क्लास के एंड तक बने रहना है। 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। खुद पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो सही आंसर है उसको पहले नोट कीजिए, और जब 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में कमेंट करके आपको अपना आंसर बताना है कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, कैटेगरी भी मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे इस क्लास के लिए। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालाइज भी किया जाएगा, इसीलिए पेन और पेपर लेके बैठना है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आपको नोट करना है, वही आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, ऑप्शन को देखना है और आंसर को नोट करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस भी साथ साथ होगा। क्वेश्चन और जो ऑप्शन सही ऑप्शन है उससे जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से ना सही, लेकिन जो ऑप्शन है, जो यहाँ पर पॉइंट बताया जाएगा वो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। और बाकी जो यहाँ पर एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग, गुड है, इसको अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा एग्री टू कल्चर फैमिली का प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पहला सेट है। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। विच हर्बिसाइड इज अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर सोइंग एंड बिफोर क्रॉप इमरजेंस, प्री इमरजेंस फॉर वीड कंट्रोल इन मेज। मक्का जो है मेज की फसल में बुआई के तुरंत बाद, अंकुरन से पहले, प्री इमरजेंस खरपतवार नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। अट्राजीन, आइसोप्रोथियोलेन, 2,4-D, इथाइल ईस्टर, ग्लाइफोसेट। तो यहाँ पर आप 10 से 15 सेकंड का टाइम लीजिए, अच्छे तरीके से ऑप्शन को समझिए और क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो मेज में यहाँ पर यूज होने वाला जो प्री इमरजेंस के रूप में हर्बिसाइड है वो होता है एट्राजीन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अट्राजीन का जो यूज है वो आपको बुआई के ठीक बाद और अंकुरन से पहले, ठीक है, बुआई के ठीक बाद और अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस के रूप में जो मेज में हर्बिसाइड का यूज किया जाता है वो होता है एट्राजीन। ये जो है मुख्यतः ग्रासी और ब्रॉड लीव्स, इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एट्राजीन। और यहाँ पर बाकी के ऑप्शन अगर आइसोप्रोथियोलेन की बात करेंगे तो ये कैसा है? तो ये धान में देखने को मिलता है, धान में, पैडी में। किसके कंट्रोल के लिए? तो ये ब्लास्ट डिजीज के कंट्रोल के लिए, जो कि कवकनाशी और कीटनाशी दोनों के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, और यहां पर बात करेंगे 2,4-डाई इथाइल ईस्टर की, तो ये क्या है? तो ये ब्रॉड लीफ के लिए यूज किया जाता है, ब्रॉड लीफ के लिए यूज करने वाला हर्बिसाइड है, ब्रॉड लीव्स के लिए। ठीक है, कैसा है ये? तो पोस्ट इमरजेंस। ग्लाइफोसेट की बात करेंगे तो ये कैसा है? तो ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, जो सभी पौधों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, सिलेक्टिव नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पर इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। लिखा हुआ यहाँ पर क्रॉप की बात करेंगे तो मेज में इंपॉर्टेंट हर्बिसाइड है एट्राजीन। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो प्री इमरजेंस के रूप में यूज किया जाता है, वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड है मेज में। 2,4-D की बात करेंगे तो ग्रासी, ब्रॉड लीव्स वीड, सिलेक्टिव है, पोस्ट इमरजेंस के लिए यूज होता है। मेनली आपको ब्रॉड लीव वाले जो वीड है, खरपतवार है, उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पर 2,4-D का यूज होता है। ग्लाइफोसेट की बात करेंगे तो ये नॉन सिलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव सिस्टमिक हर्बिसाइड है। बोटानिकल नेम की बात करेंगे तो मक्का का बोटानिकल नेम क्या होता है मेज का? तो जिया मेज होता है। ठीक है, फैमिली क्या होती है? तो पोवेसी होता है। और इसके अलावा मेज से आपका जो भी पॉइंट बनता है बोटानिकल क्लासिफिकेशंस में, वो भी आपको याद कर लेना है, चाहे वो आपका इन्फ्लोरेसेंस हो, क्रोमोसोम संख्या हो, वेराइटी हो, ये सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सल्फेट ऑफ पोटास K2SO4 contains how much percentage of potassium K2O?
सल्फेट ऑफ पोटास K2SO4 में पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 60%, 50%, 44%, 20%। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस लाया गया ताकि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ पर आसानी मिले और इंग्लिश जो मीडियम के हैं वो भी इस क्लास को अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहाँ पे जो सल्फेट ऑफ पोटास है SOP, इसमें यहाँ पर बात करेंगे K2O की पोटेशियम का, तो यह कितना परसेंट होता है? 50%। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें खासियत क्या है इसका? इसमें क्लोरीन नहीं होता है और क्लोरीन नहीं होने की वजह से इसका जो यूज है वो कहां कहां पे देखने को मिलता है? तो तंबाकू में, पोटैटो में, टी में, चाय में, फ्रूट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब में इसका यूज होता है क्योंकि इसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं होती है। इसमें पोटेशियम के साथ साथ यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो सल्फर का यहाँ पे क्या अमाउंट होता है? सल्फर कितना परसेंट रहता है? सल्फर की बात करेंगे तो 17.5, लगभग 18% आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सल्फर जो होता है वो 17.5% होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 60% किस में होता है? तो ये MOP में होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसमें ये 60% होता है पोटेशियम। ठीक है, 44% किस में होता है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट में, KNO3, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा कितना होता है? 44% होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सही आंसर था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कुछ और पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड, इसको भी याद रखेंगे। फर्टिलाइजर का नेम है वो सल्फेट ऑफ पोटास है, SOP के नाम से ये जाना जाता है। केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो K2SO4 है। पोटेशियम यहाँ पर जो है कंटेंट कितना होता है इसमें? तो 48 से 52%। ठीक है, एवरेज यहाँ पर 50% जो ऑप्शन में था। सल्फर कितना होता है? तो 17.5 से 18%। MOP की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पर कितना होता है? तो 60% होता है पोटेशियम। बेस्ट फॉर क्रॉप्स किस किस क्रॉप में देखने को मिलता है? तो तंबाकू में यूज कर सकते हैं, पोटैटो, टी, फ्रूट्स। क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप, जितने भी क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप है उनमें ये यूज होता है। फर्टिलाइजर कैटेगरी की बात करेंगे तो ये पोटेशिक फर्टिलाइजर है। तो इतना आपको सेकंड क्वेश्चन से आना चाहिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज द मेन कॉज ऑफ स्टेम एंड रोट और इंटरनल नेक्रोसिस इन फ्रूट। फलों में स्टेम एंड रोट या आंतरिक उत्तक क्षय, इंटरनल नेक्रोसिस का मुख्य कारण किस सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है? जिंक, बोरोन, कॉपर, आयरन। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। स्टेम एंड रोट डिजीज है, इंटरनल नेक्रोसिस है, ये फ्रूट में देखने को मिलता है। तो किस डेफिशिएंसी, किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण होता है? 10 से 15 सेकंड में आपको अपना आंसर नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम एंड रोट की बात करेंगे, इंटरनल नेक्रोसिस की बात करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं फ्रूट क्रैकिंग की बात करेंगे। फ्रूट क्रैकिंग, इन सब के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर बोरोन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है? तो फलों का आंतरिक सड़न, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी का ऑप्शन है उसको भी समझेंगे। जिंक की बात करेंगे तो इससे यहाँ पे लिटल लीफ, खैरा डिजीज, किसमें? पैडी में। खैरा जो है पैडी में, और लिटल लीफ जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो जिंक होता है। बोरोन का हम लोगों ने देख लिया। कॉपर की बात करेंगे तो इससे क्या होता है? तो डायबैक होता है, डायबैक। ठीक है, डायबैक डिसऑर्डर जो देखने को मिलता है ये किसमें देखने को मिलता है? तो जितना भी नींबू वर्गीय है, सिट्रस में, ठीक है, कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है। और आयरन की बात करेंगे तो इससे इंटरवेनियल क्लोरोसिस। यहाँ पर इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की बात करेंगे तो ये बोरॉन का इसका सही आंसर हुआ। कॉमन सिम्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल नेक्रोसिस देखने को मिलता है, आंतरिक सड़न, स्टेम एंड रोट एंड फ्रूट क्रैकिंग। ठीक है, ये तीनों डिजीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बोल सकता है कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, हाईली इफेक्टिव क्रॉप की बात करेंगे तो ये आंवला, मैंगो और कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग के लिए। रोल ऑफ बोरोन की बात करेंगे तो इसका क्या कार्य है? तो सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए बोरोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पॉलन के जर्मिनेशन के लिए और शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी की बात करेंगे तो लिटल लीफ हम लोगों ने देखा किसमें? मैंगो में और सिट्रस में। खैरा डिजीज ये किसमें? ये राइस में। कॉपर डिफिशियंसी की बात करेंगे तो ये डायबैक एंड सिट्रस। ठीक है, मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा। जिंक डिफिशियंसी से लिटल लीफ पूछा गया है, खैरा डिजीज एग्जाम में पूछा गया। खैरा डिजीज तो अभी यहाँ पर यूपी AAAC जो AGTA का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है। ठीक है,
कॉपर डिफिशियंसी डायबैक पूछा गया है, मॉलिबेडेनम विप्टेल पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन ब्रीड ऑफ काउ इज फेमस फॉर सवाई चाल? गाय की कौन सी भारतीय नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? गिर, साहिवाल, कांकरेज, थारपारकर। तो ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, सही तरीके से आप आंसर दीजिएगा। तो यहां पर सवाई चाल के लिए जो फेमस है वो है काउ की ब्रीड आपका कांकरेज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये डुअल पर्पस के लिए यूज लिया जाता है, डुअल पर्पस है, डुअल पर्पस ब्रीड है। ठीक है, हेवी ड्राउट के साथ साथ हेवी ड्राउट ड्राफ्ट के साथ साथ मिल्क के लिए भी ठीक है, डुअल पर्पस के लिए है कांकरेज। इसके जो सिंग होते हैं वो बड़े होते हैं, भारी होते हैं, वी शेप होते हैं। ठीक है, वी शेप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वी शेप हॉर्न इसका होता है कांकरेज का। ठीक है, और यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। गिर की बात करेंगे तो इनके लटके हुए कान होते हैं, उभरे हुए यहाँ इनके माथे होते हैं, अर्ध चंद्राकार का सिंग होता है। ठीक है, अर्ध चंद्राकार का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्ध चंद्राकार सिंग किसका होता है? हॉर्न गिर का होता है। ठीक है, कहां की ब्रीड है? तो गुजरात की है, काठियावाड़ की है। कैसी है? मिल्क के लिए है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। साहिवाल की बात करेंगे तो ये कहां पे? तो इंडो पाक मिल्क एनिमल है, मिल्क के लिए है, मिल्क एनिमल है। ढीली त्वचा होती है इनकी, लोला के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है लोला के नाम से, लोला ब्रीड कौन है? साहिवाल। ठीक है, थरपारकर की बात करेंगे तो ये भी डुअल पर्पस के लिए है, डुअल पर्पस ब्रीड है। ठीक है, क्या खासियत है इसका? तो इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी इसका अच्छा है। सफेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, ये सफेद सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। इन सबको नोट करेंगे, मैंने पहले ही बोला आप एक पेपर लेके बैठिए कम से कम वैसा, या फिर पतला सा कॉपी, जहां पर इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ, इसका भले पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर जो साहिवाल है तो साहिवाल के बारे में 3-4 जो पॉइंट मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा, और अच्छे तरीके से फिर एनिमल हस्बेंड्री का बुक या फिर कोई भी ऑथेंटिक बुक से इसके बारे में डिटेल से और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से इसको भी देख लेंगे। फेमस फीचर की बात करेंगे तो कैसा होता है? सवाई चाल के लिए जाना जाता है, लार्ज लेयर शेप्ड हॉर्न होता है इसका। ब्रीड टाइप की बात करेंगे तो डुअल पर्पस है, द्विप्रोजनी है। नेटिव रीजन की बात करेंगे तो कहाँ का? कच्छ, बांसकाठा, गुजरात एंड राजस्थान रीजन का है। ठीक है, साहिवाल की बात करेंगे तो ये कहाँ का? ऊपर का जो लिखा हुआ जो सही आंसर है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, सही आंसर क्या था? कांकरेज का है ये। ठीक है, साहिवाल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, ऑल्सो नोन एज लोला के नाम से भी जाना जाता है। कौन? साहिवाल। गिर की बात करेंगे तो इसकी क्या स्पेशलिटी है? तो हाफ मून हॉर्न्स, मैंने बताया अभी यहाँ पे चंद्राकार जो हॉर्न होता है वो किसका होता है? वो गिर का होता है। पेंडुलस एयर होता है इसका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। थारपारकर स्पेशलिटी की बात करेंगे तो इसका क्या है? तो ये व्हाइट है, ग्रे है इसका बॉडी कलर, हाई हीट टॉलरेंस होता है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट होता है। हैवी काउ ब्रीड की बात करेंगे हेवीस्ट का, तो ये कांकरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वाटर डिस्चार्ज रेट ऑफ एन इमीटर ड्रिपर यूज्ड इन अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? ड्रिप सिंचाई प्रणाली में, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में प्रयुक्त उत्सर्जक इमीटर या ड्रिपर जो होता है का सामान्य जल प्रवाह डिस्चार्ज दर कितना होता है? यहाँ पे रेट कितना होता है डिस्चार्ज का? 25 से 50 लीटर प्रति मिनट, 100 से 150 लीटर प्रति घंटा, 10 से 20 लीटर प्रति घंटा, 1 से 8 लीटर प्रति घंटा। कितना होता है? तो यहाँ पे 25 से 50 लीटर अगर प्रति मिनट की बात कर रहा है तो ये फ्लड वाला में देखने को मिलता है, फ्लड इरिगेशन में। ठीक है, यहाँ पर हाई रेट हो जाएगा, डिस्चार्ज का जो रेट है ये काफी हाई हो जाएगा। 100 से 150 लीटर प्रति घंटा की बात करेंगे तो ये आपको माइक्रो स्प्रिंकलर में देखने मिलेगा। किसमें? मिनी स्प्रिंकलर। 10 से 20 लीटर प्रति घंटा की बात करेंगे तो ये आपको बबलर में दिखाई देगा, बबलर इरिगेशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से 8 लीटर जो है प्रति घंटा, ये सही आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन के लिए। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। इरिगेशन मेथड की बात करेंगे तो ड्रिप, ट्रिकल इरिगेशन, टपक सिंचाई। फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन है? सिमचा ब्लास जो है ये इजराइल के है, ये फादर ऑफ ड्रिप इरिगेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इमीटर डिस्चार्ज रेट की बात करेंगे तो कितना था? 1 से 8 लीटर प्रति आवर। ठीक है,
वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसमें कितना देखने को मिलता है, तो 85 से 90%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर यूज एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है, तो 85 से 90%। ऑपरेटिंग प्रेशर की बात करेंगे तो 1 से लेकर 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रेशर। वाटर सेविंग की बात करेंगे तो कितना होता है इसमें, तो 50 से 70% यहाँ पर वाटर सेविंग होता है। स्प्रिंकलर डिस्चार्ज रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 लीटर पर आवर स्प्रिंकलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR, व्हाट इज द आइडियल पीएच वैल्यू ऑफ पॉन्ड वाटर फॉर एक्वाकल्चर। फिशरीज से क्वेश्चन है यहाँ पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के अनुसार जल कृषि एक्वाकल्चर के लिए तालाब के पानी का आदर्श पीएच मान क्या होना चाहिए, 5.5 से 6.5, 7.5 से 8.5, 9 से लेके 10.5, 4 से लेके 5 पॉइंट। कितना होता है यहाँ पर ICR के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे एक्वाकल्चर में तालाब का जो पानी है इसका आदर्श पीएच कितना होना चाहिए। तो ICR के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो एक्वाकल्चर में जो पॉन्ड वाटर है उसका जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 6.5 से कितना, 6.5 से लेके 8.5, ठीक है, ये पीएच होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कौन सा सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 7.5 से लेके 8.5 जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम ओरिएंटेड, आइडियल वाटर पीएच फॉर फिश 7.5 से 8.5, स्लाइटली अल्कलाइन। एसिड लेथल लिमिट की बात करेंगे, एसिड डेड लिमिट की बात करेंगे तो कितना होता है, 4 से कम मछलियों की मृत्यु हो जाती है इसमें, 4 से कम। अल्कलाइन लेथल पॉइंट की बात करेंगे तो ये 11 से ज्यादा, 11 से अगर ज्यादा हो गया यहाँ पर पीएच तो इसमें भी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अल्कलाइन हो जाता है काफी ज्यादा। आइडियल डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करेंगे DO की तो ये कितना होना चाहिए, 5 से लेके 8 mg पर लीटर ppm, ठीक है। आइडियल वाटर टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। ट्रीटमेंट फॉर लो पीएच एसिडिक, तो यहाँ पर अगर लो पीएच है, एसिडिक है, तो वहां पर किस चीज से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो लाइम से, चूना का एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर हाई पीएच अल्कलाइन, अगर अल्कलाइन हो गया तो फिर किसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पर जिप्सम से, ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। ICR फिशरीज इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो सीफा भुवनेश्वर, CIFT कोचिन। मैंने यहाँ पर फिशरीज का क्लास अपलोड किया है आज ही सुबह में यहाँ पर फिशरीज का क्लास अपलोड है, तो बिल्कुल आप सभी फिशरीज का जो क्लास है उसको कंप्लीटली कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं छोड़ना है। 50 से प्लस क्वेश्चन है वहां पर, 50 से 60 क्वेश्चन है, आप एक बार में उस क्लास को कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, विच वायरस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड इज यूज्ड फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पोड बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इन चिकपी। चना चिकपी में फली छेदक पोड बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किस विषाणु आधारित जैव कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, बिवेरिया बसियाना, HANPV, ट्राइकोडर्मा विरिडी, SINPV। तो यहाँ पर कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज होता है पोड बोरर जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का कारण होता है, किसमें, चिकपी में। आंसर आप कमेंट कीजिए, आंसर आप नोट कीजिए, 10 से 15 सेकंड में नोट कीजिए। बावेरिया बसियाना की बात करेंगे तो ये कैसा है, तो ये फंगस है, फंगस आधारित है, ठीक है, फंगस आधारित है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वायरस बेस्ड, वायरस आधारित। HANPV की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, NPV का हो गया आपका न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ट्राइकोडर्मा विरिडी की बात करेंगे तो ये एक बायोफंगिसाइड है, बायोफंगिसाइड। SINPV की बात करेंगे तो ये तंबाकू में यूज होता है, तंबाकू में, ठीक है, किसके नियंत्रण में, तो स्पोडो पटेरा लिटूरा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तंबाकू की इल्ली, इसके नियंत्रण के लिए SINPV का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट MP इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट AP एट व्हाट लेवल इज द एवरेज प्रोडक्ट। कृषि अर्थशास्त्र के अनुसार जब सीमांत उत्पादन जो है मार्जिनल प्रोडक्ट है MP औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, तब औसत जो उत्पादन अपने किस स्तर पर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है MP ये बराबर हो जा रहा है AP के, एवरेज प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर जो औसत उत्पादन है उसका स्तर क्या होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमम, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव, या फिर अधिक होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपको समझना है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में कि अगर MP जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ये बराबर होगा AP के, एवरेज प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे औसत जो उत्पादन है ये मैक्सिमम होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म इज रेयर्ड ऑन कैस्टर रिसिनस कॉमन्स प्लांट एंड कमर्शियली प्रोड्यूस नॉन वायलेट सिल्क अहिंसा सिल्क। रेशम कीट सिल्कवॉर्म की कौन सी प्रजाति जो कैस्टर है अरंडी रिसिनस कॉमनिस के पौधे पर पाली जाती है, व्यवसायिक रूप से अहिंसा रेशम नॉन वायलेंट सिल्क बनाती है। क्वेश्चन यहाँ पे सेरिकल्चर से, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन टसर रेशम कीट टसर सिल्कवॉर्म, शहतूत रेशम कीट मलबरी सिल्कवॉर्म, मूगा रेशम कीट मूगा सिल्कवॉर्म, ईरी रेशम कीट ईरी सिल्कवॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, कौन सा ऐसा सिल्कवॉर्म है जो कि कैस्टर, जो कैस्टर का प्लांट है ये इसका होस्ट प्लांट होता है और ये अहिंसा सिल्क होता है, नॉन वायलेंट सिल्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो चारों है इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम आपको याद करना है। ठीक है, टसर रेशम कीट की बात करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो एंथीरिया माइलिटा। क्या होता है, एंथीरिया माइलिटा। ठीक होता है। ठीक है, इसका होस्ट प्लांट क्या है, इसका होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो अर्जुन, आसान, ये इसका होस्ट प्लांट है। टसर का कल्टीवेशन ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये फेमस है कहां पर, झारखंड में। ठीक है, शहतूत मलबरी की बात करेंगे तो ये डोमेस्टिकेटेड है। इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, बॉम्बेक्स मोरी, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका होस्ट प्लांट कौन सा होता है, होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो मलबरी होता है। मूगा रेशम कीट की बात करेंगे तो ये कहां का है, तो ये असम का है। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, तो एंथेरिया असमेंसिस, एंथेरिया असमेंसिस। ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, कहां पे, असम में। जितने भी स्टूडेंट है जो सेरिकल्चर का क्लास नहीं किए वो भी कंप्लीटली कर लेंगे, अगर वो किए रहते तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ईरी रेशम कीट। ठीक है, ईरी सिल्कवॉर्म, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, तो सामिया रेसिनी, सामिया रेसिनी। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पीस सिल्क भी बोला जाता है, पीस सिल्क। और क्या बोला जाता है इसको, अहिंसा सिल्क बोला जाता है, नॉन वायलेंट होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे कि सिल्कवॉर्म वीट की बात करेंगे तो ईरी सिल्कवॉर्म इसका सही आंसर था। साइंटिफिक नेम क्या था, तो सामिया रेसिनी। प्राइमरी होस्ट प्लांट की बात करेंगे तो कैस्टर। ठीक है, स्पेशल फीचर की बात करेंगे तो अहिंसा सिल्क के नाम से जाना जाता है, नॉन वायलेंट सिल्क के नाम से जाना जाता है, स्पून सिल्क, पीस सिल्क। मलबेरी सिल्क की बात करेंगे तो इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, बॉम्बेक्स मोरी होता है। मलबेरी लीव्स, शहतूत की जो पत्तियां होती है ये इसका होस्ट प्लांट होता है, डोमेस्टिकेटेड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा 70 से 80% अगर बात करेंगे तो इसी का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसी का कंट्रीब्यूशन है पूरा, यहाँ पर जितना भी वर्ल्ड या फिर इंडिया की बात करेंगे तो 70 से 80% जो है वो मलबरी सिल्क का ही होता है। मूगा सिल्क की बात करेंगे, एंथेरिया असमेंसिस की बात करेंगे तो ये सोम या फिर सोलू जो होता है ये इसका होस्ट प्लांट होता है, गोल्डन सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। टसर सिल्क की बात करेंगे तो एंथीरिया माइलेटा, ओक हो गया, अर्जुन हो गया, आसान ट्री हो गया, वाइल्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है, ये इसका होस्ट प्लांट होता है। कौन कौन, ओक, अर्जुन और आसान। इंडिया यूनिक फीचर की बात करेंगे तो इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल 4 कमर्शियल सिल्क वैरायटीज, चारों कमर्शियल यहाँ पर सिल्क वैरायटीज जो है, मूगा, टसर, एरी और एक और कौन सा था, और एक और जो मलबरी है, ये सब का कल्टीवेशन इंडिया में होता है। तो ये सेरिकल्चर का क्वेश्चन था, तो आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करेंगे, PMMSY की के तहत राज्य सरकार के बीच निधि साझाकरण का अनुपात, फंडिंग पैटर्न पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए क्या निर्धारित है, 60 से 40, 100 और 0, 90 और 10, 50-50। तो यहाँ पे एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है और दूसरी तरफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नॉर्थ ईस्टर्न का, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, हिमालयन स्टेट, वहां पर कितना है, यहाँ पर पीएम जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके तहत यहाँ पर कितना फंड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर अदर स्टेट की बात करेंगे, पूर्वोत्तर की बात ना करके अदर स्टेट की बात करेंगे तो 60-40 जो है ये जनरल है। ठीक है, ये जनरल है। 100 की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपको यूनियन टेरिटरीज में, यूटीज में। ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 100% जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल का ही यहाँ पर फंड जाता है। 90-10 की बात करेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगर पूर्वोत्तर की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला हिमालयन स्टेट की बात करेंगे, तो वहां पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो फंड होता है वो 90% यहाँ पर सेंट्रल की तरफ से और 10% यहाँ पर स्टेट, 50-50 जैसा यहाँ पर नहीं है। स्कीम नेम की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च कब हुआ था, तो सितंबर 2020 में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करेंगे तो 90-10 यहाँ पर, सेंट्रल का 90 और स्टेट का 10। अदर स्टेट की बात करेंगे तो 60-40। यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो 100 और 0, 100% यहाँ पर सेंट्रल का ही रहता है शेयर। टारगेट ईयर बात करेंगे 2024-25। टोटल आउटले की बात करेंगे तो कितना है, 20,050 करोड़। नोडल मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। दलहनी फसलों लेग्यूमिनस क्रॉप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार जो राइजोबियम जीवाणु है की ग्रंथियों नोड्यूल्स में पाए जाने वाला लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को लाल रंग प्रदान करना, पौधों को जल तनाव वाटर स्ट्रेस से बचाना, मृदा में फास्फोरस का अवशोषण करना, ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रित करना। क्या है यहाँ पर काम इसका? तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो काफी चीजें क्लियर होगा, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये नोड्यूल्स में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो इसका क्या काम है? तो इसका जो काम है वो है ऑक्सीजन के स्तर को नियंत्रण करना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या फैक्ट याद रखना है, तो मेन फंक्शन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन स्क्वेंजर का ऑक्सीजन नियंत्रण का काम करता है। टारगेट एंजाइम क्या है इसका, तो नाइट्रोजिनेस। कलर ऑफ एक्टिव नोड्यूल्स की बात करेंगे तो कैसा होता है, पिंक, रेडिश, गुलाबी या लाल। बैक्टीरिया इन्वॉल्व की बात करेंगे तो राइजोबियम स्पीसीज। इनएक्टिव नोड्यूल कलर की बात करेंगे तो ग्रीन व्हाइट होता है, अक्रिय ग्रंथियां। इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मॉलिबेडेनम, एमओ और आयरन, एफई। और 4 किसके लिए, नाइट्रोजिनेस के लिए। नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे तो फ्रैंकिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच सोइल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड बेस्ट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन एंड रूट डेवलपमेंट। मृदा का कौन सा संरचनात्मक सोइल स्ट्रक्चर जो है कृषि फसलों की खेती और उनकी जड़ों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? स्तंभाकार, कॉलमनर, पट्टिकाकार, प्लेटी, कन्या क्रम्बी संरचना, क्रम्बी, ग्रेनुलर, प्रिज्मीय संरचना, प्रिज्मेटिक। तो यहाँ पर कौन सा सोइल का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये सोइल स्ट्रक्चर है। तो इनमें से कौन सा है जो कि खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए और रूट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है? कॉलमनर की बात करेंगे तो ये बी ओरिजिन में देखने को मिलता है। बी ओरिजिन में किस मृदाओं में मिलता है ये, तो जितना भी सोडियम युक्त है, सलाइन, सोडिक, ठीक है। पट्टिकार प्लेटी की बात करेंगे तो इसमें जो मृदा के कण होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है। जो सोइल पार्टिकल होता है वो हॉरिजॉन्टल परतों में जमा होता है, जो वाटर को नीचे जाने से और जड़ के विकास को रोकता है, ठीक है। ये वाटर को नीचे नहीं जाने देता और जड़ के विकास को रोकता है, कौन, प्लेटी। कन्या क्रम्बी संरचना, क्रम्बी की बात करेंगे तो ये बेस्ट होता है। ये रूट के डेवलपमेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो क्रम्बी होता है, ठीक है। प्रिज्म संरचना की बात करेंगे तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप्स, क्रम्बी, ग्रेनुलर, ठीक है। लोकेशन इन सोइल सरफेस कहां पर होता है, तो सोइल के सरफेस पे होता है, सरफेस सोइल ए ओरिजिन पे होता है। वॉश स्ट्रक्चर फॉर ड्रेनेज की बात करेंगे तो प्लेटी होता है। बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर फॉर क्रॉप की बात करेंगे तो लोम, दोमट मिट्टी। स्ट्रक्चर फाउंड इन सब सोइल तो ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, कॉलमनर और क्रम्बी, ये सब देखने को मिलता है। की फैक्टर फॉर क्रम्बी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, फंगल हाइप होता है। पोर स्पेस इन आइडियल सोइल की बात करेंगे तो 50%, 25% एयर होता है, 25% वाटर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट फॉर कमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ गायनोडाइसियस वेराइटी ऑफ पपाया। पपीते पपाया की बहुलिंगी गायनोडाइसियस किस्मों के व्यावसायिक बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी जो है, आइसोलेशन डिस्टेंस है, कितनी रखी जाती है? 100 मीटर, 50 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर। कितना होना चाहिए यहाँ पर? गायनोडाइसियस जो वेराइटी है पपाया की, उसमें यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर रखा जाता है। 1 किलोमीटर कहने का मतलब है 1000 मीटर। इसका जो सही आंसर है 500 से 1000 मीटर तक देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 100 मीटर की बात करेंगे ये काफी कम हो जाएगा, 50 मीटर तो और कम हो जाएगा। 400 मीटर की बात करेंगे तो डायोसियस, जितनी भी पपीता की डायोसियस वेराइटी है।
डायोसियस किस्म पपाया की, ठीक है, उसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखना होता है वो 400 होता है। और गायनोडेसिस की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1000। क्रॉप टाइप की बात करेंगे तो पपाया, केरिका पपाया, गायनोडेसियस। कमर्शियल सीड आइसोलेशन की बात करेंगे तो 1000 मीटर। डायसियस पपाया आइसोलेशन डिस्टेंस 300 से 500 मीटर, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन में 400 था, यहाँ पे 300 से 500 मीटर देख लेंगे, ठीक है। पॉपुलर गायनोडेसियस वैरायटी की बात करेंगे तो क्या क्या है, पूसा डेलिसियस है, पूसा मेजेस्टी है, कुर्ग हनी ड्यू है, ताइवान 786 है। पॉपुलर डायोसियस वैरायटी कौन कौन सा है, तो पूसा जायंट है, पूसा डॉर्फ है, पूसा नन्हा है, CO1 है, CO2, ठीक है। प्रोपगेशन मेथड की बात करेंगे तो इसमें कैसा होता है, तो कमर्शियली प्रोपगेशन यहाँ पे सीड्स के थ्रू होता है। पपाया में सीड रेट कितना होता है गायनोडेसियस का, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रेस साइकिल माद चक्र में इन कैटल एंड बफेलोस। गाय एवं भैंस में जो माद चक्र है, स्ट्रेस साइकिल की औसत अवधि कितने दिनों की होती है, 30 दिन, 16 दिन, 28 दिन, 21 दिन। तो काव और बफेलो की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 21 दिन। 16 दिन किसमें होता है, तो सीप में होता है, 16 से 17 दिन, ठीक है। अब बाकी के ये ऑप्शन गलत है। एनिमल की बात करेंगे, कैटल एंड बफेलो, स्ट्रेस साइकिल ड्यूरेशन कितना होता है, तो 21 दिन का, 18 से 24 दिन एवरेज। हीट पीरियड ड्यूरेशन की बात करेंगे काउ में तो 18 आवर्स, 18 आवर्स। हीट पीरियड ड्यूरेशन बफेलो की बात करेंगे तो 12 से 24, ठीक है, 12 से 24 घंटे। साइलेंट हीट इन कॉमन। गेस्टेशन पीरियड की बात करेंगे काउ में तो ये कितना होता है, गर्भकाल 281 से 283, 9 मंथ 9 डेज। गेस्टेशन पीरियड बफेलो की बात करेंगे तो 310, 10 मंथ्स 10 डेज। एक दो दिन यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेस साइकिल ऑफ सीप की बात करेंगे तो ये 16 से 17 दिन होता है। गोट में बात करेंगे तो 20 से 21 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रोटेशनल स्पीड ऑफ ट्रैक्टर पावर टेक ऑफ पीटीओ शाफ्ट। ट्रैक्टर के पीटीओ पावर टेक ऑफ शाफ्ट मानक घर्षण गति जो है, स्टैंडर्ड स्पीड कितनी होती है, 540 आरपीएम, 100 आरपीएम, 2200 आरपीएम, 1500 आरपीएम। कितना होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 540 आरपीएम, ठीक है। 100 आरपीएम की बात करेंगे तो ये काफी धीमा होता है। 2200 आरपीएम की बात करेंगे तो ये ट्रैक्टर के इंजन की मानक घूर्णन गति होती है, ठीक है। 1500 आरपीएम भी यहाँ पर गलत आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ड्रॉपसी डिजीज इन फिश। मछलियों में होने वाले जो ड्रॉपसी रोग का मुख्य कारण क्या है, कवक फंगल इन्फेक्शन, सैप्रोलिग्निया, जीवाणु बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एरोमोनास, हाइड्रोफिला, विषाणु वायरल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ, इथियोपिथ्रियस। तो यहाँ पे फिश में जो ड्रॉपसी डिजीज होता है उसके लिए यहाँ पर प्राइमरी कॉज कौन सा है, मुख्य कारण क्या है। तो आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे सारा समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल आपको सही लग रहा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड सारा क्वेश्चन है। लास्ट में आपको कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है वो भी बताना है और स्कोर कितना कर पा रहे हैं वो भी बताना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बेटर हो सकता है आप वो भी कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है वो फिशरीज वाला जो लेक्चर है उसमें अपलोड है, वहां पर आप देख सकते हैं। जो देख लिए होंगे वो तो आंसर यहाँ पर सही कर पाएंगे, जो नहीं देखे होंगे वो यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ड्रॉपसी की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एरोमोनास हाइड्रोफिला, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कवक की बात करेंगे तो कवक से यहाँ पर फंगस से कौन सा होता है, तो इससे यहाँ पर कॉटन वूल डिजीज देखने को मिलेगा। कौन सा, कॉटन वूल डिजीज। विषाणु से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको VHS देखने को मिलेगा और यहाँ पर SVC, ठीक है। VHS का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरल हेमरोजेनिक सेप्टिसीमिया, और SVC की बात करेंगे तो स्प्रिंग वायरेमिया ऑफ कार्प, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो इससे यहाँ पर आपको व्हाइट स्पॉट डिजीज देखने को मिलेगा। कौन सा, व्हाइट स्पॉट डिजीज, व्हाइट स्पॉट डिजीज प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्ट है उसको भी ध्यान में रखेंगे। डिजीज नेम की बात करेंगे तो ड्रॉपसी, जालोदार, पेट का फूलना। कॉजल एजेंट क्या है इसका, बैक्टीरिया है। क्या नाम है इसका, एरोमोनास हाइड्रोफिला, सूडोमोनास। की सिम्टम्स की बात करेंगे तो एब्डोमिनल स्वेलिंग, पिनकोन लाइक रेस्ट स्केल्स, ठीक है, पेट यहाँ पर फूलने लगता है। अफेक्टेड ऑर्गन्स की बात करेंगे तो किडनी और लीवर, ठीक है। व्हाइट स्पॉट डिजीज की बात करेंगे ICH का, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कॉटन वूल डिजीज की बात करेंगे तो ये फंगस के द्वारा होता है। गिल रोड डिजीज की बात करेंगे तो ये भी फंगस, ठीक है, नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय विच इंसेक्ट वेक्टर। धान का टुंगरू रोग किस कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरित वेक्टर ट्रांसमिटेड होता है। हरा पत्ती फुदका, ग्रीन लीफ हॉपर, तना का, धान का तना छेदक स्टेम बोरर,
भूरा पौधा धूम का, ब्राउन प्लांट होपर, धान का गंदी बग। तो कौन सा यहाँ पर वेक्टर है किसका? धान का जो टुंगरो डिजीज का। कितना बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन लीफ होपर जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टुंगरू डिजीज को जो कि राइस में होता है उसका जो वेक्टर है वो है ग्रीन लीफ होपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो नेफोटेटिक्स वायरसेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। धान का तना छेदक की बात करेंगे स्टेम बोरर का, तो ये क्या कॉज करता है? ये कीड़ा होता है, डेड हार्ट कॉज करने का काम करता है। क्या? डेड हार्ट। और व्हाइट हेड भी। ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करेंगे तो ये कीट होता है जो कि हॉपर बर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हॉपर बर्न। धान का गंदी बग की बात करेंगे तो ये मिल्किंग स्टेज में धान को हार्म करता है। ठीक है, मिल्किंग स्टेज में। यहां पर आप देखेंगे डिजीज नेम लिखा हुआ राइस टुंगरो वायरस डिजीज, राइस टुंगरो डिजीज है। कॉजल एजेंट की बात करेंगे तो ये आरटीएसबी वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। वेक्टर कौन है इसका? तो लीफ होपर है, ग्रीन लीफ होपर, नेपोटेटिक्स वायरसेंस। की सिम्टम्स की बात करेंगे तो ऑरेंज येलो डिसकलरेशन एंड स्टंट प्लांट ग्रोथ। ऑरेंज और येलो यहाँ पे डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। ब्राउन प्लांट होपर की बात करेंगे बीपीएच का, तो ये वेक्टर है किसका? ग्रासी स्टंट वायरस का। क्या कॉज करता है? हॉपन बर्न। व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर की बात करेंगे तो ये वेक्टर होता है किसका? साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। गंदी बग सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये ऑफ फ्लेवर स्मेल देता है, अटैक करता है कब? मिल्किंग स्टेज में। कंट्रोल मेजर फॉर वेक्टर, तो स्प्रे यहाँ पर इमिडाक्लोरोपिड और थाइमिथोक्सेम, इसका यहाँ पर छिड़काव करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इन इंडिया इज रिकमेंडेड बाय विच बॉडी? कमीशन। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी की सिफारिश किस निकाय द्वारा होता है? सीएसीपी, नाबार्ड, भारतीय एफसीआई जो है भारतीय खाद्य निगम, नीति आयोग। किसके सिफारिश से होता है यहाँ पर एमएसपी? तो सिफारिश रिकमेंडेड बॉडी की बात करेंगे तो ये है आपका सीएसीपी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1965 में। ठीक है। और इसको अप्रूव कौन करता है? तो सीसीईए इसके द्वारा ये अप्रूव होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। एमएसपी के अंतर्गत कितने क्रॉप आते हैं? तो टोटल 22। ठीक है, प्लस एक सुगर केन एफआरपी लगता है इसमें 14 यहां पर खरीफ, 14 खरीफ, 6 रबी और 2 कमर्शियल। सीएसीपी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो न्यू दिल्ली में। फॉर्मूला जो एमएसपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। A2 प्लस FL एंड C2। ठीक है, ये कॉस्ट फॉर्मूला है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? तो मिनिस्ट्री भी याद रखना है। क्या है मिनिस्ट्री? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नाबार्ड की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच स्पीसीज ऑफ हनी बीज इज नॉन एज द इटालियन बी इन एपीकल्चर एंड इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। एपीकल्चर में मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति जो है इटालियन मधुमक्खी इटालियन बी के नाम से जानी जाती है और व्यवसायिक शहद उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया। तो इटालियन बी की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एपिस मेलिफेरा। ठीक है। एपिस मेलिफेरा है जो है ये देश भर में हनी प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। इनकी जो हनी यील्डिंग कैपेसिटी है ये काफी हाई होता है, काफी जेंटल स्वभाव की है, शांत स्वभाव की होती है, छत्ता ना छोड़ने की प्रवृत्ति होती है इसकी, और साथ ही साथ जो एग लेइंग कैपेसिटी है ये काफी हाई होता है इसका क्वीन का। ठीक है, ये सब इसका खासियत है। इसके अलावा अगर बात करेंगे एपिस डोरसाटा का तो ये जायंट रॉक कहलाता है, जायंट भी कहलाता है, जायंट भी, रॉक भी। ठीक है। इसका जो स्वभाव है वो कैसा होता है? तो आक्रामक होता है। ठीक है, एपिस डोरसाटा। एपिस सेरेना इंडिका की बात करेंगे तो ये इंडियन बी है। एपिस फ्लोरिया की बात करेंगे तो ये लिटिल बी के नाम से जानी जाती है, लिटिल बी। ठीक है। यहां पर देखेंगे एपिस मेलिफेरा को जानेंगे, इटालियन बी, यूरोपियन बी के नाम से ये जाना जाता है। बेस्ट फॉर कमर्शियल बी कीपिंग, हाई हनी यील्ड है इसका। एपिस डोरसाटा की बात करेंगे तो ये रॉक बी, जायंट बी के नाम से जाना जाता है, आक्रामक स्वभाव का है, लार्ज शेप में होता है, मोस्ट अग्रेसिव होता है, हाई
हाईएस्ट हनी पर ईल्ड नेस्ट, हर एक छत्ता की बात करेंगे तो हाईएस्ट हनी प्रोडक्शन होता है एपी डोर्साटा का। एपी सेरेना इंडिका की बात करेंगे तो ये इंडियन भी है, भारतीय मधुमक्खी, नेटिव इंडियन स्पीसीज, डोमेस्टिकेटेड इन वुडन हाइव्स। एपिस फ्लोरिया की बात करेंगे, लिटिल बी के नाम से जानी जाती है, छोटी मधुमक्खी होती है, स्मॉलेस्ट साइज, वेरी लो हनी ईल्ड, इसका जो हनी ईल्ड होता है वो काफी कम होता है। फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इन इंडिया की बात करेंगे तो ये कौन है, डॉक्टर एएस अटवाल, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड एपिस मेलिफेरा इन पंजाब, इंडिया। तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27 एंड सेंट्रल एग्रीकल्चरल अनाउंसमेंट्स, अंडर विच नेशनल मिशन इज द टारगेट सेट टू कनेक्ट 1 करोड़ फार्मर्स टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। NMSA राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पीएम परनाम योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, NMNF, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कौन सा योजना में रखा गया है इसको, NMSA की बात करेंगे तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, टिकाऊ खेती के लिए, व्यापक उद्देश्य के लिए जो है इसको लाया गया, ठीक है। पीएम परनाम की बात करेंगे तो ये केमिकल फर्टिलाइजर को संतुलित रखने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। NMNF जो है इसमें, इसके तहत यहाँ पर 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जोड़ा जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21, कॉटन लिटल लीफ इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। कपास जो है कॉटन की फसल में लिटल लीफ या छोटी पत्ती रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। नेमाटोड, विषाणु वायरस, फाइटोप्लाज्मा, एमएलओ, कवक, फंगस। नेमाटोड की बात करेंगे तो ये रूट नोड का फॉर्मेशन करते हैं, रूट नोड का, जिससे कि जो जल है, जिससे कि जो वाटर है और पोषक तत्व है वो यहाँ पर उसका अवशोषण यहाँ पर बाधित होता है, ठीक है, नेमाटोड से। और वायरस की बात करेंगे तो कपास में यहाँ पर वायरस जनित जो रोग होता है, जैसे कि यहाँ पर कपास पत्ती मोड़ रोग, क्या नाम है इसका, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, कॉटन लीफ कर्ल वायरस। फाइटोप्लाज्मा इसका सही आंसर होगा। लिटिल लीफ की बात करेंगे तो ये फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें होता क्या है, पत्तियों की, पौधों की जो पत्तियां होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, पतली हो जाती है, विकृत हो जाती है। फंगस की बात करेंगे कवक का, तो इससे विल्ट होता है, रूट रोट होता है, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। विल्ट मतलब यहाँ पे उगटा रोग पूछा जाता है, ठीक है, उगटा रोग। यहाँ देखेंगे लिटिल लीफ की बात करेंगे तो कॉटन और ब्रिंजल में देखने को मिलता है। फाइटोप्लाज्मा इसका कॉजल एजेंट है। वेक्टर कौन है, तो लीफ होपर, इंफोस्का। कॉटन लीफ कर्ल की बात करेंगे तो ये कॉटन में वायरस के द्वारा, व्हाइट फ्लाई इसका वेक्टर है, बेमिसिया तबाकी। फ्यूजेरियम विल्ट की बात करेंगे तो ये कॉटन में फंगस फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम के द्वारा, सॉइल बोर्न पैथोजन है, ठीक है, सॉइल बोर्न डिजीज है ये। सीसमम फाइलोडे की बात करेंगे तो ये सीसम में, फाइटोप्लाज्मा एमएलओ लीफोपर, ठीक है, इसका वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीट सॉइल इन सॉइल साइंस। मृदा विज्ञान में पीट मृदा, जो पीट सॉइल की मुख्य विशेषता क्या होती है। उच्च क्षारीय एवं मुक्त चूना, बालू की उच्च मात्रा एवं निम्न जल धारण की क्षमता, काले रंग की क्ले मिट्टी जिसमें मोंटेमोलिनाइट खनिज हो, अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ एवं अम्लीय प्रकृति। क्या है यहाँ पर पीट सॉइल्स की मुख्य विशेषता। तो यहां पर अगर उच्च क्षारीय मुक्त चूना की बात करेंगे तो ये किसका विशेषता होता है, तो ये कैलकेरियस का, कैलकेरियस जो सोइल होता है, अल्कलाइन सोइल। बालू की उच्च मात्रा एवं निम्न जल धारण क्षमता जो है, ये क्या होता है, ये सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में देखने को मिलता है। इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये काफी कम होता है। क्ले रंग की क्ले मिट्टी जिसमें मोंटेमोलिनाइट खनिज होती है, ये क्या होता है, तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल की विशेषता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल। अत्यधिक कार्बनिक पदार्थ एवं अम्लीय प्रकृति, ये सही आंसर हो जाएगा। पीट सॉइल की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है इसका यहाँ पर अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है और इसकी जो प्रकृति नेचर होता है वो अम्लीय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। इन शुगर केन कल्टीवेशन द प्रैक्टिस ऑफ टाइंग 2 और मोर केन्स टुगेदर यूजिंग लोअर ड्राइड लीव्स टू प्रिवेंट लॉजिंग ड्यू टू हेवी विंड्स एंड हाई क्रॉप ग्रोथ इज कॉल्ड। पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर में ही लिख लेंगे पिछले क्वेश्चन में कि जो पीट सोइल है उसको कारी सोइल भी बोलते हैं। पीट की बात करेंगे जिसको कारी सोइल बोलते हैं, कहां पर, केरल में। अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो गलत नहीं करेंगे कि केरल में किस सोइल को कारी सोइल भी बोला जाता है, तो पीट को बोला जाता है, ठीक है। तो शुगर केन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह का प्रैक्टिस होता है, ठीक है, एक होता है ट्रेसिंग और एक होता है प्रॉपिंग या फिर टाइंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हवा से फसल को गिरने के लिए जो यहाँ पर दो तनों को बांध दिया जाता है, पत्तियों को बांध दिया जाता है, तो ये टाइंग कहलाता है, प्रॉपिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ट्रेसिंग जो वर्ड है ये भी शुगर केन में यूज होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो निचले भाग में जो सूखी जो अनावश्यक पत्तियां होती है उसको हटाना ट्रेसिंग कहलाता है शुगर केन में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शन है, अगर प्रूनिंग की बात करेंगे तो प्रूनिंग आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो ये फलदार वृक्ष जैसे कि आम हो गया, अंगूर हो गया, इनकी शाखाएं या फिर टहनियों की कटाई छटाई करना, ठीक है, ये प्रूनिंग कहलाएगा। निपिंग की बात करेंगे तो ये आपको चना ग्राम में, चना ग्राम में, चिकपी में, इसमें क्या होता है, फसल की जो ऊपरी कलिका होती है, टर्मिनल बड को यहां पर हटा देना, टर्मिनल बड को रिमूव करना निपिंग कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अधिक ब्रांचेस निकलता है, जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, इसके लिए यहाँ पे निपिंग किया जाता है। डीनेवलिंग की बात करेंगे तो ये बनाना में, ठीक है, क्यों, जो मेल बर्ड होता है नर फूल उसको हटा देना डीनेवलिंग कहलाता है, ठीक है, ताकि जो फल का जो आकार है, शेप साइज है, ओवर डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोपिंग टाइम की बात करेंगे तो शुगर केन में गन्ने को गिराने से बचाना। ट्रेसिंग की बात करेंगे तो शुगर केन निचली सूखी पत्तियों को हटाना। एरोइंग की बात करेंगे तो फ्लावरिंग इन शुगर केन, गन्ने में फूल आने की जो क्रिया होती है वो एरोइंग कहलाता है। नीपिंग की बात करेंगे टोपिंग, चिकपी ग्राम में, चने के पार्श्व जो एपिकल बर्ड होता है, जो टर्मिनल बर्ड होता है उसको हटाना, ठीक है, ताकि जो लेटरल ब्रांचेस है वो निकल सके उसके विकास हेतु। डीनेवलिंग की बात करेंगे तो बनाना में केले में नर पुष्प को हटाना। डी सकरिंग की बात करेंगे तो तंबाकू और बनाना में सकर्स को हटाना, ठीक है, अनुवांछित शाखाओं में सकर्स को हटाने की प्रक्रिया जो है वो डी सकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच बैक्टीरिया कॉजेस ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक लेग, जहरबार डिजीज इन कैटल एंड सीप। पशुओं में ब्लैक क्वार्टर बीमारी किस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, पास्टोरेला मल्टोकिडा, बैसिलस एंथ्रेसिस, कोलोस्ट्रेडियम चावोई, ब्रुसेला एबोर्टस। तो यहाँ पे किस बैक्टीरिया के कारण, कौन सा जीवाणु के कारण डिजीज देखने को मिलता है कैटल में, कौन सा, ब्लैक क्वार्टर या फिर ब्लैक लेग भी बोला जाता है। ये जो डिजीज है ये आपको कैटल्स में देखने को मिलेगा, काव और बफेलो में। क्या एज में देखने को मिलता है, तो 6 माह से 12 वर्ष के बीच, इस टाइम यंग एज में देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ये क्लोस्ट्रिडियम के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ए है पास्टोरेला की बात करेंगे तो ये गलघोटू के नाम से जाना जाता है, गलघोटू। अपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा होगा तो इस वर्ड को सुना होगा आपने। बैसिलस एंथ्रेक्सिस की बात करेंगे तो इससे यहाँ पर क्या होता है, तो गिल्टी रोग, क्या होता है, गिल्टी रोग, ठीक है। और ब्रुसेला एबोर्टस की बात करेंगे तो ये आपका ब्रुसेलोसिस से है, संक्रमण गर्भपात से है, एबोसन से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक स्लाइड में सारे डिजीज को कंप्लीट कर लेंगे जो भी यहाँ पर काव में कैटल में देखने को मिलता है। ब्लैक क्वार्टर की बात करेंगे बीक्यू, कोलोस्ट्रिडियम के कारण। इसमें यहाँ पर क्या होता है, तो मसल्स यहाँ पे स्वेल कर जाता है, ठीक है, डार्क टिश्यू बनने लगता है। एचएस की बात करेंगे होमरेजिक सेप्टिसीमिया की, तो ये पास्टोरेला के द्वारा होता है। थ्रोट स्वेलिंग देखने को मिलता है, डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, गले में सूजन, ठीक है, गलघोटू। एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो ये बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। सडन डेथ हो जाता है इसमें, अनक्लॉट डार्क ब्लड फ्रॉम बॉडी और फिक्स। ब्रुसेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्रुसेला एबोर्टस से है, ये एबॉर्शन हो जाता है 5 से 7 मंथ में प्रेगनेंसी में, ठीक है। मेस्टाइटिस की बात करेंगे जिसको थनेला नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफ्लोकोकस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। स्वेलिंग देखने को मिलता है, पुश इन अडर, जो थन होता है उसमें सूजन आ जाता है, वहां पर स्वेलिंग होने लगता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 25, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड गाइडलाइंस व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड ऑफ फॉर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट। नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार दीर्घकालिक कृषि ऋण लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट के पुनः भुगतान अवधि रीपेमेंट पीरियड कितनी होती है, 1.5 से 5 वर्ष तक,
12 से 18 महीने, 5 वर्ष से अधिक 5 से 20 वर्ष तक केवल 6 महीने। कितना होता है यहाँ पर? लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको कमेंट करना है कितना क्वेश्चन आप यहाँ पर सही किए। 25 में आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपका कैटेगरी क्या है, इन दोनों चीजों को कमेंट कर देंगे। और ये क्लास जो है कैसा लगा, और टेस्ट सीरीज ऐसा लाना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल आपको ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही आएगा, बहुत हार्ड नहीं आता है। आप यहाँ पर इसी में गलती करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो नहीं पढ़ा वो चीज वहां पर पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहता है। मैंने बहुत सारे पेपर्स को देखा, अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस बनाया गया है। तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, अपने मार्क्स को कमेंट कीजिए, कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या कैटेगरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष से अधिक 5 से 20 वर्ष तक, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। बाकी नाबार्ड के बारे में मैंने बता दिया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। तो ये था आईपीएस एफओ 2026 का प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको करने के लिए बोला वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे, अपना स्कोर बताओगे, कैटेगरी बताओगे। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।